नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नए साल पर पीएम मोदी ने 6 राज्यों को लाइट हाउस प्रोजेक्ट का तोहफा दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत बनने वाले मकान भूकंपरोधी होंगे। ये कार्यक्रम शहरी भारत की रूपरेखा बदलने की दिशा में अहम कदम साबित होंगे। इससे शहरी गरीबों के आवास का सपना पूरा होगा। कार्यक्रम में शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने कार्यक्रम को संबोधित किया। सीएम योगी और शिवराज सिंह चौहान ने योजना में प्रदेश का चयन करने के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। WHO ने फाइजर और बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। स्वास्थ्य संगठन की ओर से पहली बार किसी वैक्सीन को मान्यता दी गई है। अब दुनिया भर के देशों में फाइजर की कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल का रास्ता खुल गया है। भारत भी आज कोरोना वायरस वैक्सीन के इमरजेंसी यूज को लेकर बड़ा फैसला लेगा। WHO ने फाइजर और बायोएनटेक के बारे में बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना वैक्सीन की वैश्विक पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में ये बेहद ही सकारात्मक कदम है। हिमाचल में 3 स्थानों को कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के लिए चुना गया है। कोरोना ड्राई रन वैक्सीनेशन के लिए शिमला में DDU अस्पताल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुसुम्पटी और तेजिंग अस्पताल में वैक्सीनेशन का ट्रायल होगा। ये ट्रायल 2 जनवरी से होगा। भारत आज से सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर काम करेगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत TS त्रिमूर्ति ने कहा कि सुरक्षा परिषद में व्यापक सहयोग की जरूरत है। अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत मानवाधिकारों और विकास जैसी बुनियादी मूल्यों को बढ़ावा देगा। नए साल के पहले दिन दिल्ली में घना कोहरा छाया रहा। इस सीजन में 31 दिसंबर सबसे ठंडा रहा। दृष्टता भी बेहद कम रही। दिल्ली NCR में 2 जनवरी से तापमान में कुछ बढ़ोतरी का अनुमान है। इसके बावजूद शीतलहर और ठंड से जल्द राहत मिलने वाली नहीं है। उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बर्फीली हवाओं और कड़ाके की ठंड ने लोगों के हाड़ कपा दिए। न्यूनतम तापमान लुढ़ककर 3.3 डिग्री पहुंच गया। मौसम विभाग ने बताया है कि हिमालय क्षेत्र से पश्चिमी विक्षोभ और ला नीना का प्रभाव चल रहा है। सियाचिन बचाने वाले अदम्य साहस के प्रतीक कर्नल नरेंद्र बुल का निधन हो गया है। रावलपिंडी में जन्मे बुल ने 87 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। बुल की रिपोर्ट पर ही इंदिरा गांधी ने सेना को 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत चलाने का आदेश दिया था। बुल ने इस ऑपरेशन की कमान संभाली थी। पीएम मोदी ने कर्नल नरेंद्र बुल को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि सैनिक पर्वतारोही के तौर पर पर्वतों के साथ उनके विशेष संबंधों को याद रखा जाएगा। नरेंद्र बुल अपने काम के जरिए सैनिक पर्वतारोहियों के लिए निरंतर प्रेरणा स्रोत रहेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भी लोगों को बधाई संदेश दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि नए साल में सभी को सामूहिक विकास के संकल्प पर जोर देना चाहिए। CBSE की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 4 मई से शुरू होगी। ये 10 जून को खत्म होगी। इसका रिजल्ट 15 जुलाई तक घोषित होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि CBSE की बोर्ड परीक्षाएं 4 मई से 10 जून तक स्कूलों में आयोजित होंगी। सरकार ने निर्यातकों को राहत देते हुए आज से निर्यात उत्पादों पर शुल्क और कर में छूट योजना लागू कर दी है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए फैसला लिया है। इस योजना के तहत मिलने वाला रिफंड सीधे निर्यातकों के खाते में जमा किया जाएगा। सरकार ने फास्टैग की डेडलाइन को लेकर वाहन मालिकों को राहत दी है। अब देश भर में सभी 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग की डेडलाइन 15 फरवरी 2021 तक बढ़ गई है। मंत्रालय ने कहा है कि केवल फास्टैग के माध्यम से ही भुगतान स्वीकार किया जाएगा। देश भर में नए साल का जश्न फीका रहा। दिल्ली, मुंबई समेत कई बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू के कारण लोग घरों से ही बाहर नहीं निकले। दिल्ली में आज भी रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। वहीं अन्य शहरों में लोगों ने नाचते गाजते हुए नए साल का स्वागत किया। साल के पहले ही दिन तेल कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। दिल्ली में ये सिलेंडर 1332 रुपए से बढ़कर 1349 रुपए का हो गया है। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कागज रहित कार्यालय को बढ़ावा देने के लिए भारतीय वायुसेना का ई-शासन पोर्टल शुरू किया। अब वायुसेना में ई-शासन पोर्टल के जरिए पत्राचार होगा। इसके अलावा सेना में बाकी काम डिजिटलीकरण से होगा। रक्षा मामलों के विश्लेषक HI सटन ने अपनी रिपोर्ट में बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि चीन ने हिंद महासागर में ड्रोन्स का एक बेड़ा तैनात किया है। ये महीनों तक पानी में रहकर काम कर सकते हैं। साथ ही नौसेना के खुफिया मकसद के तहत भी निगरानी कर सकते हैं।
एलएसी पर चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। तीनों सेनाएं अगले 3 महीने तक आपात स्थिति में जरूरी हथियारों की खरीद कर सकेंगी। बता दें कि ये छूट पहले भी लागू थी, जिसे सरकार ने अगले 3 महीने तक के लिए फिर बढ़ा दिया है। भारत में स्टार्टअप कंपनियों की रफ्तार बढ़ी है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के आंकड़ों से ये जानकारी मिली है। भारत में दिसंबर तक 41,190 स्टार्टअप खुले हैं। वहीं दुनिया भर में स्टार्टअप कंपनियों की रफ्तार थम गई है। यहाँ नए स्टार्टअप कम पंजीकृत हुए हैं। सुनील शर्मा रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बनाए गए हैं। वे विनोद कुमार यादव की जगह लेंगे। शर्मा पूर्वी रेलवे के महाप्रबंधक पद पर हैं। उन्हें कई विभागों पर काम करने का अनुभव है। शर्मा ने डीजल इंजन को इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में बदलने में अहम भूमिका निभाई थी। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने बेंगलुरु की कुछ सड़कों का नाम मुस्लिमों के नाम पर रखने को लेकर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि ये द्विराष्ट्र की सोच वाला सांप्रदायिक सिद्धांत है। उन्होंने बेंगलुरु नगर निगम से गैर मुस्लिम महापुरुषों के नाम पर विचार करने को कहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एग्री इंडिया हैकाथन के पहले संस्करण का शुभारंभ किया। ये कृषि क्षेत्र में संवाद बनाने और नवाचार में तेजी लाने के लिए सबसे बड़ा ऑनलाइन कार्यक्रम है। 60 दिनों तक चलने वाला ये आयोजन छात्रों और युवा स्टार्टअप को बढ़ावा देगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जल्द ही किसान आंदोलन के समाप्त होने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि गांव-गांव स्टार्टअप पहुंचने से छोटे किसानों का कल्याण होगा, खेती के क्षेत्र में बदलाव आएगा। सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है। दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान का आंदोलन 37वें दिन जारी है। सिंघू बॉर्डर पर आज 80 किसान संगठनों की 2 बजे बैठक होगी। इसमें किसान और सरकार के बीच हुई 7वें दौर की वार्ता पर मंथन होगा। साथ ही किसान आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। आंदोलनकारी किसानों के लिए टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर किसान मॉल खोले गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन खालसा एड ने इन मॉल्स को खोला है। इन मॉल्स में किसानों को मुफ्त में टूथब्रश, टूथपेस्ट, चप्पल, तेल, शैम्पू, कंघी, सैनिटरी पैड और अंडरवियर भी मिलेंगे। भारत ने कोविड-19 के खिलाफ जंग में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। मरीजों की ठीक होने की दर राष्ट्रीय स्तर पर 96% को पार कर गई है। ये विश्व में किसी भी देश द्वारा प्राप्त सबसे अधिक स्वास्थ्य होने की दर है। ब्रिटेन से हाल ही में दिल्ली लौटे लोगों में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिला है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि ब्रिटेन से आने वाले अब तक 38 लोगों में कोरोना वायरस का स्ट्रेन मिला है। इसकी कोरोना संक्रमण की जांच में पुष्टि भी हो गई है। कोरोना के दैनिक मामलों में भी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में 20,036 नए मरीज सामने आए हैं। अब मरीजों की संख्या 1,02,86,710 हो गई है। वहीं संक्रमण मुक्त मरीजों की संख्या बढ़कर 98 लाख के पार पहुंच गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 4 हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के स्थानांतरण को मंजूरी दे दी है। इन्हें देश भर में अलग अलग हाई कोर्ट में स्थानांतरित किया गया है। इनमें आंध्र प्रदेश, सिक्किम समेत 4 प्रदेशों के मुख्य न्यायाधीशों के नाम शामिल हैं। सीएम जगनमोहन रेड्डी की शिकायत के बाद आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जितेंद्र कुमार माहेश्वरी को सिक्किम भेजा गया है। बता दें कि रेड्डी ने 6 अक्टूबर को चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार को अस्थिर किया जा रहा है। टीएमसी छोड़कर भाजपा में आने वाले शुभेंदु अधिकारी को भारतीय जूट निगम का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल जाएगा। इससे पहले उन्हें Z+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी उनका बायोडाटा मांगा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची 15 जनवरी को प्रकाशित की जाएगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अप्रैल-मई 2021 में राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। नई संशोधित सूची के आधार पर ही मतदान होंगे। अहमदाबाद में भी चमकदार स्टील जैसी आकृति वाला मोनोलिथ दिखा है। इससे पहले दुनिया के 30 से अधिक शहरों में देखी जा चुकी है। इसका रहस्य बरकरार है। बताया जा रहा है कि एक निजी कंपनी ने इसे स्थापित किया है। फिलहाल कंपनी ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। बिहार सरकार ने 13 जिलों के एसपी समेत 38 आईपीएस का तबादला कर दिया है। विवादों में रही लिपि सिंह को सहरसा का एसपी बनाया गया है। शोभा अहोतकर को डीजी होमगार्ड, निर्मल आजाद को एडीजी रेल और रविंद्रन शंकरन को एडीजी मानवाधिकार बनाया गया है। असम भाजपा अध्यक्ष रंजीत कुमार दास ने गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। उन्होंने दावा किया है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा 1 करोड़ वोट हासिल करेगी। इस लक्ष्य को हासिल करने की राह में अड़चन न आए, इसके लिए शाह निगाह रख रहे हैं। भाजपा ने 2022 में होने वाले असम विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी ने राज्य के 92 लाख लोगों का डाटा बैंक तैयार किया है। इन लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है। पार्टी ने इन लोगों से संपर्क की जिम्मेदारी 3 लाख पन्ना प्रमुखों को दी है।
विमानन कंपनी इंडिगो ने बड़ा खुलासा किया है। कंपनी ने कहा है कि दिसंबर की शुरुआत में उसके सर्वर को हैक कर लिया गया था। इस बात की आशंका है कि हैकर आंतरिक दस्तावेजों को सार्वजनिक वेबसाइटों पर अपलोड कर सकते हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक नाबालिग प्रेमी जोड़े की सुरक्षा से जुड़ी याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि नाबालिग प्रेमिका को उसके प्रेमी के हवाले नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने लड़की को जालंधर के गांधी वनिता आश्रम भेजने का आदेश दिया है। बुनियादी ढांचा क्षेत्र के 8 उद्योगों का उत्पादन नवंबर में 2.6% घट गया। ये लगातार 9वां महीना है जब बुनियादी उद्योगों का उत्पादन घटा है। प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, इस्पात और सीमेंट क्षेत्र में खराब प्रदर्शन की वजह से बुनियादी उद्योगों के उत्पादन में गिरावट आई है। मध्य प्रदेश सरकार ने 4 अफसरों के खिलाफ जांच के लिए आर्थिक अपराध शाखा को पत्र लिखा है। सीएम शिवराज ने पत्र में कैश कांड की जांच शुरू करने का हवाला दिया है। बता दें कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने कैश कांड मामले में 4 अफसरों पर कार्रवाई का निर्देश दिया था। बिहार में नए साल के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पटना के महावीर मंदिर में पूजा करने पहुंचे हैं। भक्तों ने बताया है कि उन्होंने भगवान से प्रार्थना की है कि कोरोना से देश और पूरे विश्व को जल्दी मुक्ति दिलाए, साथ ही लोग स्वस्थ रहें और हमारा देश तरक्की करे। पश्चिम बंगाल में नए साल पर लोगों ने कोलकाता के अद्धापीठ काली मंदिर में पूजा की। महिला श्रद्धालु ने बताया कि यहाँ सबकी मन्नतें पूरी होती हैं, इसलिए नव वर्ष पर हम मां के से प्रार्थना करने आए हैं कि कोरोना जल्दी से खत्म हो और हम सभी लोग स्वस्थ रहें। कानपुर के बिकरू कांड में कार्रवाई की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। इसको लेकर आईजी मोहित अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ बैठक की। आईजी ने बताया कि बिकरू कांड में 55 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। गैंगस्टर विकास दुबे के संपर्क में रहे 55 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होगी। नववर्ष के पहले दिन सेंसेक्स में जोरदार उछाल आई है। सेंसेक्स 120 अंक चढ़कर 47,872 के स्तर पर खुला। वहीं निफ्टी 35 अंक बढ़कर 14,017 के स्तर पर खुला। आज 903 शेयरों में तेजी आई है, वहीं 249 शेयरों में गिरावट आई है। अप्रैल से 31 दिसंबर 2020 तक रिकॉर्ड 61 लाख योजनाएं पूरी हुई हैं। मनरेगा के तहत भवन निर्माण से लेकर नहर, तालाब की खुदाई, सड़क और रेल पटरी की मरम्मत आदि का काम हुआ है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि इस दौरान श्रमिकों को भरपूर काम मिला है। यूपी में आज देर रात 7 और आईपीएस अधिकारियों का प्रमोशन किया गया है। नवनीत सिकेरा को एडीजी बनाया गया है। अब 1996 बैच के उन सभी आईपीएस अधिकारियों को प्रमोशन मिल गया है जो उत्तर प्रदेश में उपलब्ध थे। बिहार सरकार ने नए साल पर प्रशासनिक और पुलिस स्तर पर व्यापक फेरबदल किए। सरकार ने 38 आईएएस और 29 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। वहीं 13 साल से सामान्य प्रशासन के अपर मुख्य सचिव की कुर्सी पर जमे सीनियर आईएएस आमिर सुबहानी को भी हटा दिया गया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऑस्ट्रेलिया दौरा अगले सत्र से लिए स्थगित हो गया है। इसे कोरोना के कारण रद्द किया गया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि अब ये दौरा 2022 विश्व कप की तैयारी का हिस्सा होगा। ये मार्च अप्रैल में होगा। तेज गेंदबाज उमेश यादव की पिंडली की मांसपेशियों में खिंचाव हो गया है, जिसके चलते उमेश ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बाकी बचे 2 टेस्ट मैचों में नहीं खेल पाएंगे। भारतीय टीम प्रबंधन तीसरे टेस्ट मैच में उमेश के स्थान पर नटराजन या फिर शार्दुल को खिला सकता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।